हेलो चिल्ड्रन, आई एम अभिषेक एंड यू आर वाचिंग बायोस्कैनर। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। अभी तक के वीडियो लेक्चर्स में हम क्लासिफिकेशन सिस्टम के टाइप्स पढ़ चुके हैं और हमने नेचुरल, आर्टिफिशियल और फाइलोजेनेटिक टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम पढ़ लिया है। आज के वीडियो लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। आज के वीडियो लेक्चर में हम 2 किंगडम सिस्टम और 3 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कंप्लीट करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं आप इस वीडियो लेक्चर को बहुत ही ध्यान से देखेंगे और अच्छी तरह से सारी चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। तो बिना कोई देरी किए हुए चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। आइए पढ़ते हैं। ओके बच्चों, आइए पढ़ते हैं 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। अभी तक हमने क्लासिफिकेशन सिस्टम में यह पढ़ा है कि हमने 3 टाइप्स से क्लासिफिकेशन को स्टडी किया था। सबसे पहले हमने जो टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ा था वो था आर्टिफिशियल। इसमें हमने बहुत ही थोड़े से मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स लिए थे। फिर हमने नेचुरल पढ़ा। नेचुरल टाइप में हमने बहुत सारे मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स ले लिए और फाइलोजेनेटिक टाइप के क्लासिफिकेशन में हमने फाइलोजेनी को भी इन्वॉल्व कर लिया, यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करने के लिए हम उनकी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री भी इन्वॉल्व करने लगे। तो इस तरह से हमने क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिजम्स को करना सीख लिया कि हम किस तरह से क्लासिफाई करेंगे। तो ये सीखने के बाद में जो बहुत ही फेमस और महान साइंटिस्ट थे कार्लोस लिनियस साहब, बहुत ही जबरदस्त ये व्यक्ति थे, तो इन्होंने किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की स्टार्टिंग की। यानी इन्होंने बताया कि आप लिविंग ऑर्गेनिज्म को जो क्लासिफाई कर रहे हैं आप उसके लिए किंगडम सिस्टम लेकर के आइए। किंगडम सिस्टम का मतलब है यानी साम्राज्य है हमारी अर्थ के ऊपर। साम्राज्य किन लोगों का है? साम्राज्य है यहाँ पर प्लांट्स का और एनिमल्स का। बस यही 2 राजा हैं और कोई राजा पूरी की पूरी अर्थ पर नहीं है, क्योंकि सबसे ज्यादा इन्हीं की अमाउंट है अर्थ पे। यानी सबसे ज्यादा यही लोग फैले हुए हैं। या तो प्लांट्स अधिकतर दिखाई देते हैं या अधिकतर एनिमल्स दिखाई देते हैं, तो इनका ही साम्राज्य है। तो आप जो क्लासिफिकेशन है उसको किंगडम सिस्टम की फॉर्म में पढ़िए। तो यहां से इन्होंने किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन स्टार्ट किया और इन्होंने सबसे पहले जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे उनको 2 किंगडम्स में डिवाइड कर दिया। पहली किंगडम का नाम रख दिया उन्होंने किंगडम प्लांटी और दूसरी किंगडम का नाम उन्होंने रख दिया किंगडम एनिमेलिया। किंगडम प्लांटी के अंदर उन्होंने सारे के सारे प्लांट्स को प्लेस कर दिया और किंगडम एनिमेलिया के अंदर उन्होंने क्या कर दिया? उन्होंने किंगडम एनिमेलिया में सारे के सारे एनिमल्स को प्लेस कर दिया। क्योंकि उन्होंने यहाँ पे 2 किंगडम्स बनाए, इसलिए इस क्लासिफिकेशन सिस्टम को जो सबसे पहला किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था इसको 2 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन भी कहते हैं, या फिर शॉर्ट में आप इसको 2 किंगडम क्लासिफिकेशन भी कह सकते हैं। तो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था कार्लोस लिनियस, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी, और इन्होंने ही बाइनोमियल नोमेनक्लेचर भी स्टार्ट किया था। तो सबसे पहले इन्होंने किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन की शुरुआत कर दी थी। अब हम देखते हैं कि जब इन्होंने किंगडम सिस्टम्स यानी 2 साम्राज्य बनाए लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जितने भी अर्थ पर प्रेजेंट है, और उन्होंने एक को कहा प्लांट्स और दूसरे किंगडम को कहा एनिमल्स। यानी एक किंगडम का नाम रख दिया प्लांटी, दूसरी का रख दिया एनिमेलिया। अब ये जो उन्होंने रखा, उन्होंने कुछ क्राइटेरिया भी रखा गया होगा कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होंगे जिनके आधार पर आप इनको प्लांट्स और एनिमल्स कहेंगे। तो अब हम उन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को एक बार एनालाइज कर लेते हैं, फिर आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि सबसे पहला क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर ध्यान में रखा गया। सबसे पहले ध्यान में रखा गया न्यूट्रिशन को। न्यूट्रिशन यानी कि ये अपना फूड कैसे ऑब्टेन करते हैं। तो किंगडम प्लांटी के अंदर आने वाले ऑर्गेनिजम्स यानी कि जो प्लांट्स हैं वो अपना फूड अपने आप बना लेते हैं। इनको ऑटोट्रोफिक कहा गया। ऑटो मीन्स होता है अपने आप बना लेना। जैसे ऑटो होती है, कार होती है, उसका इंजन ऑटोमेटिक होता है, चल जाता है अपने आप। तो इसी वजह से यहाँ पर भी वही ऑटो लगा हुआ है। ऑटो मीन्स अपने आप भी अपना फूड प्रिपेयर कर लेते हैं। किंगडम एनिमेलिया के जो मेंबर्स थे उनको हीटरोट्रोफिक कहा गया, क्योंकि ये अपना फूड अपने आप नहीं बना सकते हैं। अपने फूड पर ये दूसरों से डिपेंड है, यानी दूसरों के ऊपर ये निर्भर है अपना फूड ऑब्टेन करने के लिए, इसलिए इनको कहा गया हीटरोट्रोफिक। तो न्यूट्रिशन के बेसिस पर जो ऑटोट्रोप्स थे उनको प्लांटी के अंदर रखा गया और जो हीटरोट्रोप्स थे उनको किंगडम एनिमेलिया के अंदर रखा गया। अब किंगडम प्लांटी के अंदर ऑटोट्रोप्स जो है अपना फूड प्रिपेयर करते हैं किस ऑर्गेनेल की हेल्प से? क्लोरोप्लास्ट की हेल्प से, जो होता है इनकी सेल्स में। और क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? ये प्लास्टिड्स होते हैं। सेल ऑर्गेनेल है जिनको हम प्लास्टिड्स कहते हैं, क्योंकि ये अपना फूड अपने आप बना रहे हैं। किंगडम प्लांटी के मेंबर्स, तो इनके पास प्लास्टिड्स प्रेजेंट थे, और क्योंकि किंगडम एनिमेलिया के मेंबर्स अपना फूड अपने आप नहीं बना सकते तो इनके पास प्लास्टिड्स नहीं थे। इसके बाद में इन्होंने सेल स्ट्रक्चर को देखा और इन्होंने बताया कि जो किंगडम प्लांटी के मेंबर्स होंगे उनकी जो सेल होगी, सेल के बाहर जो आउटर कवरिंग होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, उससे बाहर भी एक लेयर प्रेजेंट होगी जिसको कहेंगे हम सेल वॉल। तो सेल वॉल होगी प्लांटी के अंदर प्रेजेंट और ये सेल वॉल किंगडम एनिमेलिया के मेंबर्स के अंदर नहीं होगी।
लोकोमोशन, प्लांट्स लोकोमोट नहीं कर सकते, यानी अपनी मर्जी से एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते हैं। लेकिन जो एनिमल्स होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, जैसे कि आप लोग चलकर जहां जाना चाहें जा सकते हैं, आप स्कूल जा सकते हैं, दौड़ सकते हैं। प्लांट्स इस तरह से अपनी मन मर्जी से मूव नहीं करते हैं। रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, यानी एक बाहर से कोई रिस्पॉन्स होता है, आप छूते हैं आपको कोई, तो आप उसका रिस्पॉन्ड देते हैं। आपका जो रिस्पॉन्स है बहुत ही फास्ट होता है, एकदम से आप क्विक रिएक्शन दे देते हैं। अगर कोई गर्म चीज आप छू लें तो आपकी रिएक्शन एकदम आएगी। तो एनिमल्स के अंदर जो रिस्पॉन्स होता है बहुत ही फास्ट होता है, लेकिन प्लांट्स के अंदर जो रिस्पॉन्स होता है वो स्लो होता है, बहुत ही धीरे धीरे ये रिस्पॉन्स करते हैं और ज्यादातर रिस्पॉन्स नहीं भी करते हैं। इसके अलावा सेल्स के अंदर देखा एक सेंट्रल वैक्यूल होती है, जो प्लांट की सेल होती है उसके अंदर बीच में एक बहुत बड़ी वैक्यूल होती है जिसके अंदर वाटर भरा रहता है, और जो प्लांट की सेल की शेप होती है ये उसको मेंटेन रखती है। उस वाटर की हेल्प से ये वेस्ट मटेरियल्स को और बहुत सारी चीजों को बॉडी से या सेल से बाहर रिमूव भी करती रहती है। जो सेंट्रल वैक्यूल होते हैं ये प्लांट के अंदर प्रेजेंट होती है और किंगडम एनिमेलिया के अंदर ये एब्सेंट होते हैं, यहाँ पर ये सेंट्रल वैक्यूल नहीं होती। ये होगी सेंट्रल वैक्यूल की बात। अब देखते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिशन कैसे होता है। जो प्लांटी होते हैं यानी प्लांट्स जो होते हैं वो अपना जो न्यूट्रिशन होता है बाहर से एब्जॉर्ब कर लेते हैं, यानी कि इनके पास रूट्स होती है। प्लांट्स में आपने देखा होगा रूट्स होती हैं, रूट्स की हेल्प से वो सोइल से वाटर मिनरल्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं और अपना फूड ऑब्टेन कर लेते हैं, यानी न्यूट्रिएंट से बाहर से बड़ी आसानी से ले लेते हैं। लेकिन जो एनिमल्स होते हैं वो अपना न्यूट्रिशन बाहर से नहीं ले पाते हैं, ये होलोजोइक न्यूट्रिशन इनका होता है। होलोजोइक का मतलब होता है कि ये एब्जॉर्ब नहीं करते, कंप्लीट फूड पार्टिकल को उठाते हैं और अपने मुंह में रख के उसको खाते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं और फिर उसको डाइजेस्ट करते हैं। तो इस टाइप का मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है एनिमल्स के अंदर। अब इसके अलावा एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, सेंस ऑर्गन्स, नर्वस सिस्टम, ये बहुत सारे जो ऑर्गन्स होते हैं, यानी वेस्ट मटेरियल को रिमूव करना, सेंसेस होना या नर्वस होना, नर्व्स होना यानी रिस्पॉन्स करना, तो ये सारे के सारे सिस्टम्स प्लांट्स के अंदर नहीं होते हैं। एनिमल्स के अंदर वेस्ट मटेरियल रिलीज करने का प्रोसेस होता है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि हमारे अंदर किडनीज होती है जिनसे नाइट्रोजनस वेस्ट यानी यूरिया, यूरिक एसिड वगैरह हमारी बॉडी रिलीज कर सकती है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो गया। अब आता है रिजर्व फूड मटेरियल, इसको शॉर्ट में कभी RFM भी लिखा आपको मिल सकता है। रिजर्व फूड मटेरियल प्लांट्स में होता है स्टार्च और एनिमल्स में होता है ग्लाइकोजन। तो किंगडम प्लांटी के मेंबर्स के अंदर रिजर्व फूड मटेरियल क्या होगा? स्टार्च होगा, और किंगडम एनिमेलिया के अंदर रिजर्व फूड मटेरियल क्या होगा? ग्लाइकोजन होगा। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं जिनके बेसिस पर यहां पर हम किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया के मेंबर्स को एक दूसरे से अलग अलग करके पहचान सकते हैं। अब कुछ और फीचर्स और बच गए हमारे पास, ये भी हम देख लेते हैं। इसके बाद में फीचर आता है ग्रोथ का, यानी बढ़ोतरी कैसे होती है साइज में। जो किंगडम प्लांटी के मेंबर्स होते हैं उनमें ग्रोथ अनलिमिटेड होती है, यानी वे उनकी लेंथ वगैरह बहुत ही दिनों तक बढ़ती रहती है। जब तक वे जीवित रहते हैं तब तक उनसे नई नई लीव्स, ब्रांचेज वगैरह अराइज होती रहती है। लेकिन जो एनिमेलिया के मेंबर्स होते हैं उनके अंदर जो ग्रोथ होती है वो एक सर्टेन एज के बाद में रुक जाती है, यानी हमारी एक निश्चित एज है 18 साल होने के बाद में हाइट वगैरह नहीं बढ़ती है, तो ग्रोथ रुक जाती है प्लांटी के मेंबर्स, एनिमेलिया के मेंबर्स के अंदर। लेकिन जो ग्रोथ होती है वो अनलिमिटेड होती है प्लांटी के अंदर, इनकी रूट्स से नई नई ब्रांचेस फूटती ही रहती हैं। आप किसी प्लांट को ले, उसको ऊपर से उसका तना काट दे, स्टेम को काट दे, उसकी जड़ें फिर भी फूटना स्टार्ट करती रहती है। तो ये ग्रोथ में थोड़ा डिफरेंस होता है दोनों मेंबर्स में। इसके बाद में रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन के दो मोड्स होते हैं प्लांट्स के अंदर, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब होता है यहाँ पे मेल एंड फीमेल गेमेट्स का फॉर्मेशन और फ्यूजन नहीं होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब होता है यहाँ पे मेल और फीमेल गेमेट्स बनते हैं और फ्यूज होते हैं। तो प्लांट्स के अंदर दोनों ही तरह का रिप्रोडक्शन होता है, लेकिन एनिमल्स के अंदर ज्यादातर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन लोअर फॉर्म्स में होता है, यानी कि जो एनिमल्स स्टार्टिंग के हैं, बहुत ही पुराने एनिमल्स हैं, लोअर फॉर्म्स जो एनिमल्स के एडवांस फॉर्म्स में सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा और लोअर फॉर्म्स में ही सिर्फ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है प्लांट्स का वो एक्सटर्नल एजेंसीज पर डिपेंडेंट है, यानी कि पोलिनेशन होता है फ्लावर्स का, वो या तो वाटर पे डिपेंड है या एयर पे डिपेंड है या इंसेक्ट्स पे डिपेंड है। लेकिन यहाँ पर जो एनिमल्स होते हैं ज्यादातर इनका जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो इंडिपेंडेंट होता है, ये अपने आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने में सक्षम है, किसी एक्सटर्नल एजेंसी की इनको जरूरत नहीं पड़ती है। अब देखते हैं फॉर्म एंड साइज, यानी दिखने में प्लांटी के मेंबर्स कैसे होते हैं। इनकी जो फॉर्म होता है, इनकी जो आकार होता है इनका वेरिएबल होता है, यानी कि कम ज्यादा हो सकता है, उसकी
शेप, साइज, स्ट्रक्चर में चेंजेस आ सकते हैं। एक आम का पेड़ बहुत ही छोटा भी हो सकता है और बहुत बड़ा भी हो सकता है, तो वो वेरिएबल शेप है। लेकिन हाँ, इनके जो लीव्स, फ्लावर और फ्रूट्स होते हैं उनका साइज कांस्टेंट होता है। यानी जैसा कि आम का एक आप फ्रूट देखेंगे तो उसका साइज कांस्टेंट होगा, ऐसे ही फ्रूट्स ज्यादातर आम के होंगे, उनकी शेप निश्चित होती है लेकिन साइज उनका वेरिएबल हो सकता है। लेकिन जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स की जो फॉर्म एंड साइज होता है वो कांस्टेंट होता है। यानी कि एक एलिफेंट है, उसका साइज इतना ही होगा, कभी एक एलिफेंट चूहे के जितना नहीं होगा, तो उसका जो साइज है वो कांस्टेंट होगा। लेकिन प्लांटी के अंदर साइज वेरिएबल होता है। अब इसके बाद में देखते हैं बॉडी। प्लांट्स जो होते हैं उनकी बॉडी ज्यादातर बड़ी साइज की होती है और ब्रांच्ड होती है, यानी ब्रांचेज उसमें निकली रहती है। लेकिन एनिमल्स की जो बॉडी होती है वो कम्पैक्ट, छोटे साइज की होती है, कम्पैक्ट होती है, सघन होती है और अनब्रांच्ड होती है, यानी इसमें कोई किसी भी टाइप की ब्रांचेज आपको नहीं मिलेगी। तो ये कुछ फीचर्स हो गए किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया के, जिसके बेसिस पर हम पूरे वर्ल्ड में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको दो किंगडम्स में आराम से क्लासिफाई करके अरेंज कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन सिस्टम हम पढ़ते भी इसलिए हैं कि जो इनॉर्मस डाइवर्सिटी है अर्थ के ऊपर, हम उसको इजीली स्टडी कर सके और उनको ग्रुप्स में अरेंज कर सके। तो अब तक हमने क्या किया, किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन हमने स्टार्ट किया और उसके अंदर हमने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम स्टार्ट किया और उसमें हमने दोनों किंगडम्स में सारे के सारे प्लांट्स और एनिमल्स को कैटेगराइज कर दिया। तो अब हम ये देखते हैं कि हमने किंगडम प्लांटी में किनको रखा है और किंगडम एनिमेलिया में किनको जगह दी है, कि बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हमारे पास हैं। तो यहाँ पर आप सबसे पहले देखिए एल्गी, लिवरवर्ट्स, मॉसेस, फर्न्स, कोनिफर्स एंड फ्लावरिंग प्लांट्स। ये सारे के सारे जो हैं ये प्लांट्स होते हैं। एल्गी हो गई, लिवरवर्ट्स यानी ब्रायोफाइट्स हो गए, टेरिडोफाइट्स हो गए, जिम्नोस्पर्म्स हो गए, एंजियोस्पर्म्स हो गए, ये सारी की सारी जो कैटेगरीज हैं ये प्लांट्स की कैटेगरीज हैं जो आप आगे के वीडियो लेक्चर्स में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर आपको सिर्फ ये समझना है कि ये सारे के सारे प्लांट्स हैं। तो इन सारे के सारे प्लांट्स को, जो हायर प्लांट्स होते हैं जिनका साइज थोड़ा बड़ा होता है, उन सबको किंगडम प्लांटी के अंदर जगह दे दी गई। अब इसके अलावा किस को जगह दी थी कैरोलस लिनियस ने किंगडम प्लांटी के अंदर, जो आपको ध्यान में रखने के लिए बहुत ही जरूरी है, वो है बैक्टीरिया और फंजाई। इन दोनों को बहुत ही ध्यान से समझिएगा। कैरोलस लिनियस ने जो 2 किंगडम सिस्टम दिया था उसमें उन्होंने प्लांटी के अंदर ही बैक्टीरिया को रख दिया था और प्लांटी के अंदर ही फंजाई को रख दिया था और यहीं से गड़बड़ होना स्टार्ट हो गई थी। अब सबसे पहले उनका रखने का रीजन हम समझते हैं और फिर जो कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई उसको हम बाद में देखेंगे। तो अभी हम पहले देखते हैं कि उन्होंने बैक्टीरिया और फंजाई को प्लांटी के अंदर क्यों रखा। बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स अभी हम पढ़कर आए हैं जो किंगडम प्लांटी और एनिमेलिया के मेंबर्स के होंगे। तो बैक्टीरिया को उन्होंने रखा इस वजह से क्योंकि बैक्टीरिया के पास रिजिड सेल वॉल होती है। अभी सेल वॉल हम पढ़ के आए कि जो सेल होती है उसकी सबसे बाहर की जो लेयर होती है उसको हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर एक और लेयर होती है जिसको हम कहते हैं सेल वॉल। तो जिन सेल्स के अंदर सेल की सबसे आउटर लेयर सेल वॉल यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एक्सटर्नल एक लेयर प्रेजेंट होती है, सेल वॉल जिस ऑर्गेनिजम्स के अंदर होते हैं, उनको हमने प्लांट किंगडम यानी प्लांटी के अंदर रखा था। अब प्लांटी के अंदर ही यहां पर रख दिया गया बैक्टीरिया को क्योंकि बैक्टीरिया के पास सेल वॉल होती है। और इसी वजह से जो फंजाई होती है, फंजाई के अंदर पास भी सेल वॉल होती है। सेल वॉल होने की वजह से फंजाई को भी रख दिया गया किंगडम प्लांटी के अंदर। और दिखने में जो फंजाई होती है वो थोड़ी प्लांट्स की तरह से ही होती है, यानी इनको एबेरेंट प्लांट्स या एबनॉर्मल प्लांट्स भी कहा जाता है क्योंकि प्लांट्स की तरह से स्ट्रक्चर इनकी होती है। आप इस इमेज में देख पा रहे होंगे, यहाँ पर ये छोटी छोटी जो फंजाई ग्रो कर गई है, ये एक सड़े हुए पेड़ के तने से ग्रो करती है, जूतों वगैरह में ग्रो कर जाती है, तो ये यहाँ पर ग्रो कर रही है, प्लांट्स की शेप में दिखाई दे रहा है, इसलिए इनको इन्होंने किंगडम प्लांटी के अंदर रख दिया। इनके पास क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है लेकिन सेल वॉल इनके पास प्रेजेंट थी, ये कारण था इनको इस क्लासिफिकेशन सिस्टम में अरेंज करने का। अब इसके अलावा इन्होंने किन ऑर्गेनिजम्स को और किंगडम प्लांटी में रखा, इन्होंने रखा यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स को। यूनिसेल्युलर यानी जिसके पास एक सेल है, और यूकैरियोट्स यानी जिसका जो जेनेटिक मटेरियल यानी कि जो डीएनए है वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है। प्रोकैरियोट्स आप समझते हैं, प्रोकैरियोट्स जिनका ये एक सेल हो गई और उसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो सर्कुलर डीएनए है लेकिन उसके बाहर कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। ये डीएनए है यहाँ पर या जेनेटिक मटेरियल और इसके बाहर ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। दिस इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो अगर ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है तो इस तरह के ऑर्गेनिज्म को हम कहेंगे यूकैरियोट, और अगर यहाँ पर कोई मेम्ब्रेन नहीं है तो इसको हम कहेंगे प्रोकैरियोट्स। इस तरह से यहाँ पर जो किंगडम प्लांटी था उसके अंदर यूनिसेलुलर यानी जिनके पास एक सेल थी और वे यूकैरियोट्स थे।
यानी कि यूकैरियोटिक सेल्स थी और क्लोरोप्लास्ट भी था, उनको भी इन्होंने किंगडम प्लांटी के अंदर ही जगह दी थी। यानी किंगडम प्लांटी के अंदर ज्यादातर जो बड़े साइज के अपने प्लांट्स देखे हैं, जैसे कि रोज हो गया और मैंगो हो गया, ये मल्टीसेलुलर होते हैं। लेकिन कुछ यूनिसेलुलर प्लांट्स भी होते हैं, यानी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके पास सिर्फ एक ही सेल होती है लेकिन वो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को भी किंगडम प्लांटी के अंदर ही जगह दे दी गई और बच गए सारे के सारे प्लांट्स भी। तो अभी तक आपने ये समझ लिया है कि किंगडम प्लांटी के अंदर किन किन ऑर्गेनिजम्स को जगह दे दी गई। जगह किसको दी गई? सारे के सारे मल्टी सेलुलर प्लांट्स को, जैसे कि मैंगो का प्लांट, रोज का प्लांट, जो कि हायर प्लांट्स होते हैं। इसके अलावा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को जो यूकैरियोटिक थे और उनके पास क्लोरोप्लास्ट था और वो फोटोसिंथेसिस कर सकते थे। इसके अलावा यूनिसेलुलर ही होता है बैक्टीरिया, लेकिन ये प्रोकैरियोटिक होता है। अब बैक्टीरिया को भी और फंजाई को भी जगह यहां पर दे दी गई। बैक्टीरिया को जगह देने का कारण यह था क्योंकि इसके पास सेल वॉल थी, फंजाई को भी जगह देने का कारण था क्योंकि इसके पास भी सेल वॉल प्रेजेंट थी, और प्लांट्स के अंदर भी सेल वॉल होती है। बैक्टीरिया के अंदर जो सेल वॉल होते हैं वो पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है, फंजाई के अंदर जो सेल वॉल होती है वो काइटिन की बनी होती है, और जो प्लांट्स के अंदर सेल वॉल होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स देख करके यहां पर इन ऑर्गेनिजम्स को किंगडम प्लांटी के अंदर जगह दे दी गई। अब हम देखते हैं कि किंगडम एनिमेलिया में किन किन को रखा गया। किंगडम एनिमेलिया में जितने भी एनिमल्स आप देखते हैं, एलिफेंट्स, ह्यूमंस, बटरफ्लाई, शार्क, फ्रॉग, सबके सबको किंगडम एनिमेलिया में जगह दी गई। यानी लार्ज साइज के जितने भी एनिमल्स हैं, लार्ज एनिमल्स, सारे के सारे लार्ज एनिमल्स या हायर एनिमल्स को किंगडम एनिमेलिया में जगह दे दी गई। इसके अलावा प्रोटोजोआ जो होते हैं, प्रोटोजोआ को भी किंगडम एनिमेलिया में ही जगह दी गई है। प्रोटोजोआ क्या होता है? प्रोटोजोआ यूनिसेल्युलर, यानी एक सेल होती है इसके पास, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यानी कि इनका जो डीएनए होता है, जेनेटिक मैटेरियल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर होता है। यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। अब इनको किंगडम एनिमेलिया में जगह दी गई यहां पर क्योंकि इनका जो न्यूट्रिशन था वो होलोजोइक था। जैसे कि ये एग्जांपल है, ये जो छोटा सा डायग्राम है, ये अमीबा का डायग्राम है। अमीबा क्या होता है? अमीबा यूनिसेलुलर होता है, इसके पास एक सेल होती है। यूकैरियोटिक सेल होते हैं, यानी कि इसका जेनेटिक मैटेरियल जो डीएनए होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरा रहता है और ये छोटे छोटे बैक्टीरिया को खाता है। अब इसको भी किंगडम एनिमेलिया में जगह दी गई क्योंकि एक तो ये मूव कर सकता है और यूनिसेलुलर है, और इसके ज्यादातर जो फीचर्स है वो एनिमल्स की तरह के हैं क्योंकि ये हीटरोट्रोफिक है। तो इसको जगह दे दी गई किंगडम एनिमेलिया के अंदर। तो अभी तक आप एक चीज समझ गए होंगे, यहां पर यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक जिनके पास क्लोरोप्लास्ट था उनको किंगडम प्लांटी में जगह दी गई, और यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक जिनके पास क्लोरोप्लास्ट नहीं था और उनके पास एनिमल्स जैसे फीचर्स थे उनको किंगडम एनिमेलिया में जगह दी गई, जैसे कि अमीबा को जगह दे दी गई। लेकिन कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे थे जो यूनिसेलुलर थे और यूकैरियोटिक भी थे, यानी यूनिसेलुलर भी है, यूकैरियोटिक भी है, और उनके पास क्लोरोप्लास्ट भी है। तो इस तरह से तो वो प्लांटी में आएंगे। लेकिन जब वो क्लोरोप्लास्ट की हेल्प से अपना फूड ऑब्टेन नहीं कर पा रहे हैं या फूड की सिंथेसिस नहीं कर पा रहे हैं, या फिर वो डार्कनेस में है जहां पर वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते, तो वो हीटरोट्रोफिक मोड से फूड ऑब्टेन करना स्टार्ट कर देते हैं। अब ऐसे ऑर्गेनिज्म के बारे में क्या किया जाए? ऐसे ऑर्गेनिजम्स को किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया दोनों में ही जगह दे दी गई। इसका एक एग्जांपल है यूग्लिना। जो ये यूग्लिना आप देख रहे हैं, ये एक ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जो यूनिसेलुलर है, यानी इसकी एक ही सेल होती है, यूकैरियोटिक है, यानी इसका जो जेनेटिक मटेरियल है डीएनए वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरा रहता है। इसके अलावा ये जो इसकी सेल्स होते हैं, इसके आप पास यहाँ पर ये देख रहे होंगे आप, ग्रीन कलर के प्लास्टिड्स होते हैं जिनकी हेल्प से ये फोटोसिंथेसिस करता है। अगर ये सिर्फ इतना ही काम करता तो इसको किंगडम प्लांटी में ही जगह दे दी जाती। लेकिन ये जब ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहा होता है, जब इसका मूड नहीं होता है फोटोसिंथेसिस करने का, तब ये क्या करता है? तब ये बाहर से छोटे छोटे बैक्टीरिया को एंगल्फ कर लेता है, क्योंकि यहाँ पर इसके पास माउथ आप देख रहे हैं, ये माउथ प्रेजेंट है, तो इस माउथ की हेल्प से बैक्टीरिया को खा भी लेता है। तो ये हीटरोट्रोफिक मोड भी इस्तेमाल करता है। तो इस वजह से ऐसे ऑर्गेनिजम्स को, जैसे कि यूग्लिना हो गया, इनको दोनों ही किंगडम्स में जगह दी गई, यानी इनको किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया दोनों में प्लेस कर दिया गया। अब हम देखते हैं कि इस क्लासिफिकेशन सिस्टम से क्या प्रॉब्लम्स आई। सबसे पहले एक प्रॉब्लम तो आपने अभी यूग्लिना की ही समझ ली है, लेकिन हम इसकी जो शॉर्ट कमिंग्स है उनको एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे, और हम देखेंगे कि ये जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है, इसमें हमारे सामने क्या क्या समस्याएं हैं, क्या क्या दिक्कतें आई और किस वजह से इसको रिजेक्ट किया गया। तो सबसे पहले इसकी जो समस्या ये है कि ये वर्क करता है अच्छी तरह से हायर प्लांट्स और हायर
एनिमल्स को रिकॉग्नाइज करने में। यानी कि एक हायर प्लांट है, बड़े साइज का प्लांट है, मैंगो का प्लांट है, आप देख के बता देंगे ये प्लांट है तो किंगडम प्लांटी का मेंबर हो गया। एक बड़ा एनिमल है आपके पास, एलिफेंट हायर साइज का है, आप देख के बता देंगे कि ये तो एनिमल है, किंगडम एनिमेलिया का मेंबर हो गया। लेकिन जो छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं उनको क्लासिफाई करने में ये सिस्टम फेल हो गया। जैसे कि यहां पर क्या गड़बड़ इसने कर दी, इसने आपको याद होगा अभी हमने पढ़ा है कि बैक्टीरिया को रख दिया है किंगडम प्लांटी के अंदर, और जो बैक्टीरिया होता है वो होता है प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक, प्रो मीन्स पुराना, कैरियोन मीन्स न्यूक्लियस, यानी इसके पास जो न्यूक्लियस है वो पुराने टाइप का। ये एक बैक्टीरिया की सेल आप देख रहे हैं, यहाँ पर इसका जेनेटिक मटेरियल है और इसके बाहर कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। इस तरह की जो सेल होती है उसको हम प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। अब समस्या क्या थी बैक्टीरिया को यहाँ पर रखने की, बैक्टीरिया एक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है और जो प्लांट्स होते हैं वो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। प्लांट्स की जो सेल्स होती है उनका जो न्यूक्लियस होता है वो अच्छी तरह से, उसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरा रहता है। तो दो अलग अलग टाइप की जो सेल्स हैं, बैक्टीरिया की प्रोकैरियोटिक सेल और प्लांट्स की यूकैरियोटिक सेल्स, उनको दोनों को एक ही किंगडम प्लांटी में जगह दे दी। यानी कि हमने क्या किया, हमने क्लासिफिकेशन सिस्टम स्टार्ट इसलिए किया था कि हम सिमिलर ऑर्गेनिजम्स का एक ग्रुप बनाएंगे, लेकिन हमने किया हमने कर ये दिया कि हमने डिसिमिलर ऑर्गेनिजम्स की ग्रुपिंग कर दी और इस तरह से हमारा क्लासिफिकेशन सिस्टम गलत हो गया। हमने बैक्टीरिया जो एक प्रोकैरियोट है और प्लांट जो कि यूकैरियोट्स हैं उनको एक ही ग्रुप प्लांटी में रख दिया, ये बड़ी गड़बड़ हमने कर दी। इसके अलावा और क्या गड़बड़ यहां पर की गई, नो डिस्टिंक्शन बिटवीन यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, यानी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को ही एक ही जगह एक ही किंगडम में रख दिया। यूनिसेलुलर बैक्टीरिया रखा है और प्लांट्स मल्टीसेलुलर होते हैं। इसके साथ साथ बैक्टीरिया के साथ यहाँ पर फंजाई जो मल्टीसेलुलर होती है उन दोनों को किंगडम प्लांटी में जगह दी गई। ये बड़ी शॉर्टकमिंग साबित हुई। यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर सारे के सारे एक जगह रख दिए गए जो कि अलग अलग तरह के, जिनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी अलग होते हैं। तो एक ये शॉर्टकमिंग हो गई टू किंगडम सिस्टम की। यहाँ पर डिफरेंसेस समझाए गए हैं प्रोकैरियोट्स के, यूकैरियोट्स के, ये आप अच्छे से जानते होंगे। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूं। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं यूनिसेलुलर होती हैं, यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर हो सकती हैं। न्यूक्लियर मटेरियल जो होता है यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये न्यूक्लियर मटेरियल है, ये न्यूक्लियोइड की फॉर्म में, इसके बाहर यहाँ पर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है। तो प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, यूकैरियोट्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। न्यूक्लियोलस एब्सेंट होता है और यहाँ पर सेंटर में न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस भी प्रेजेंट होता है। कोई भी सेल ऑर्गेनेल आपको प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं मिलेगा, जैसे गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्म, रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया। सेल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं मिलते हैं। यहाँ पर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, यानी ये एक प्लास्टिड हो गया, यानी ये क्लोरोप्लास्ट हो गया और ये चारों तरफ घिरा है एक मेम्ब्रेन से। इस तरह के ऑर्गेनेल्स को हम बोलते हैं मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। तो ये सारे के सारे ऑर्गेनेल्स आपको मिलेंगे यूकैरियोटिक सेल्स में। प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जब हम इसकी शॉर्टकमिंग्स पढ़ेंगे तो इन्हीं के बेसिस पर हम टू किंगडम क्लासिफिकेशन को रिजेक्ट करेंगे। तो कुछ शॉर्टकमिंग्स हमने अभी तक पढ़ ली हैं। पहली शॉर्टकमिंग एक बार हम फिर से रिवाइज करते हैं। पहली सबसे बड़ी समस्या हमने पढ़ी कि ये हायर प्लांट्स को तो अच्छे से क्लासिफाई कर रहा है और हायर एनिमल्स को भी अच्छे से क्लासिफाई करने में, पहचानने में हमारी मदद कर रहा है, लेकिन जो लोअर ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हम पहचान नहीं पा रहे हैं अच्छे से, क्योंकि बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक है और प्लांट्स यूकैरियोटिक है। उन दोनों को आपने किंगडम प्लांटी में जगह दे दी और बैक्टीरिया के साथ साथ आपने फंजाई को भी किंगडम प्लांटी में ही जगह दे दी। ये बात हमें बिल्कुल अच्छी आपकी नहीं लगी। इसके अलावा इन्होंने क्या किया, यहाँ पर ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दोनों एक ही ग्रुप्स में रख दिए गए हैं। यानी ऑटोट्रॉफ जो प्लांट्स होते हैं वो सनलाइट की हेल्प से अपना फूड खुद सिंथेसाइज करते हैं, लेकिन फंजाई जो होती है वो हेटेरोट्रॉफिक होती है। इसके पास क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है। क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, ये अपना फूड खुद सिंथेसाइज भी नहीं कर सकते हैं और ये डेड मटेरियल पर, जहाँ जैसे सड़ी गली पत्तियां हो गई, सड़ी गली लकड़ियों के टुकड़े हो गए, जूते हो गए, उनके ऊपर ये ग्रो करती है। गंदी गंदी जगह पर फंजाई ग्रो करती है। तो यहाँ पर से जो डेड मटेरियल है ये उसको एज अ फूड ऑब्टेन करती है। तो इसका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो हो गया हेटेरोट्रॉफिक और प्लांट्स का मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो गया ऑटोट्रॉफिक। तो दो अलग अलग टाइप के मोड ऑफ न्यूट्रिशन वाले ऑर्गेनिजम्स को आपने क्या किया, आपने एक ही किंगडम प्लांटी के अंदर रख दिया है। आपने प्लांटी में किसको रख दिया है, प्लांट्स के साथ फंजाई को। तो ये भी एक शॉर्टकमिंग हो गई, ये बात बिल्कुल सही साबित नहीं हुई। फंजाई को रखा था इसलिए क्योंकि इसके पास सेल वॉल होती है, प्लांट्स के पास भी सेल वॉल होती है, लेकिन मोड ऑफ न्यूट्रिशन दोनों का अलग अलग है, इसलिए ये पूरी तरह से जस्टिफाई नहीं होता है
फंजाई को किंगडम प्लांटी में रख देना। तो ये दो हमारी प्रॉब्लम हो गई। अब एक दो शॉर्टकमिंग्स और आती है, अब हम वो देखने की कोशिश करते हैं। अगली शॉर्टकमिंग आती है कि बैक्टीरिया, जैसे आपने यूग्लिना एक ऑर्गेनिज्म अभी पढ़ा है, यूग्लिना के अंदर प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के फीचर्स हैं, तो उसको दोनों के अंदर रख दिया गया। लेकिन बैक्टीरिया को रखा गया प्लांटी के अंदर क्योंकि इसके पास रिजिड सेल वॉल थी, लेकिन इसके पास फ्लैजिला होता है और एनिमल की तरह ये मूव कर सकता है, तो इसको आपने दोनों किंगडम्स में जगह क्यों नहीं दी, ये क्वेश्चन इस पर उठा। फंजाई का क्वेश्चन आप पढ़ चुके हैं कि फंजाई के पास सेल वॉल होते हैं, इस वजह से इसको रख दिया है, लेकिन क्लोरोफिल तो नहीं होता है और ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता है, तो इसको प्लांटी में रखने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो ये शॉर्टकमिंग्स हो गई टू किंगडम सिस्टम की। एक और शॉर्टकमिंग यहाँ पर आती है, कुछ छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको बोलते हैं हम डायटम्स। ये यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक होते हैं और फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, इनको रख दिया गया प्लांटी के अंदर। इसी तरह के प्रोटोजोआ जैसे अमीबा वगैरह आपने पढ़ा, ये यूनिसेलुलर हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, लेकिन ये फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं, इस वजह से इनको रख दिया एनिमेलिया के अंदर। लेकिन ये यूनिसेलुलर है दोनों, और दोनों ही यूकैरियोटिक हैं, यानी डायटम्स और अमीबा दोनों यूनिसेलुलर है, दोनों यूकैरियोटिक हैं और दोनों एक ही तरह से बाइनरी फिशन करते हैं, एक ही तरह से रिप्रोडक्शन करते हैं, दोनों का लाइफ साइकिल एक जैसा है, इसलिए इनको दोनों को एक जैसा होने के बावजूद भी अलग अलग किंगडम्स में रखा गया है। तो ये भी एक बड़ी शॉर्टकमिंग थी। और एक बड़ी शॉर्टकमिंग थी लाइकेंस की। लाइकेंस के बारे में आप आगे पढ़ेंगे। लाइकेंस क्या होते हैं? लाइकेंस ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो एल्गी और फंजाई की एसोसिएशन से बनते हैं। अब इनके लिए कोई जगह ही नहीं है, इनको इन्होंने कहीं जगह बताई ही नहीं है कि आप इनको कहाँ रखेंगे। तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, ये शॉर्टकमिंग्स थी, जिनकी वजह से ये जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है ये जस्टिफाइड नहीं रहा और इसकी जगह पर हमें लाना पड़ा थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। अभी हम थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन को पढ़ेंगे, लेकिन एक बार हम देख लेते हैं यूग्लिना के डुअल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को, क्योंकि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीच में ही यहाँ पे ये आता है, तो एक बार पढ़ लेते हैं हम इसको। अभी हमने पढ़ा है कि यूग्लिना के अंदर फीचर्स होते हैं प्लांट्स के और एनिमल्स दोनों के। तो एनिमल लाइक फीचर हम इसके पढ़ते हैं। इसके पास फ्लैजिला आप देख रहे होंगे यहाँ पर, ये विप लाइक फ्लैजिला है, यानी जैसा एक विप होता है उसी की तरह इसके पास फ्लैजिला होता है। लोकोमोट ये कर सकता है इसकी हेल्प से। माउथ होता है यहाँ पर, यहाँ माउथ पार्ट से ये बैक्टीरिया वगैरह को फूड की फॉर्म में यूज करता है। और इसके पास सेल वॉल भी नहीं होती है। प्लांट्स के अंदर सेल वॉल होती है, लेकिन यूग्लिना के अंदर सेल वॉल नहीं होती है। लेकिन ये प्लांट की तरह के कैरेक्टर शो करता है। इसके पास क्लोरोफिल प्रेजेंट है, क्लोरोफिल की हेल्प से ये फोटोसिंथेसिस करता है और इसका जो न्यूट्रिशन है उसको मिक्सोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहा जाता है। मिक्सोट्रोफिक का मतलब होता है कि ये ऑटोट्रोफिक भी है और हेटेरोट्रोफिक भी है, यानी दोनों का ये मिक्स है, ऑटो प्लस हेटेरो। इस तरह का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है उसको मिक्सोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। और यूग्लिना के अंदर ये दोनों तरह का मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। जब इसको डार्क में रखा जाता है तो उसको क्लोरोफिल खत्म हो जाता है और ये हेटेरोट्रोफिकली न्यूट्रिशन करना शुरू कर देता है। तो टू किंगडम सिस्टम में यूग्लिना ने बड़ी प्रॉब्लम हमारे सामने क्रिएट की है और इस वजह से हमें लाना पड़ा थ्री किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन। अब क्यों लाना पड़ा ये आप पढ़ चुके हैं कि पहले बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी जो कि प्रोकैरियोट्स होते हैं, न्यूक्लियर एनवेलप इनके पास नहीं होता है, कोई भी साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स भी नहीं होते हैं, माइटोसिस वगैरह भी नहीं होता है, यानी कि जितने भी प्लांट्स के फीचर्स होते हैं इनके अंदर वो कोई भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स नहीं है, लेकिन फिर भी इनको किंगडम प्लांटी में रखा हुआ है। अगर हमारे पास इन सब के लिए एक अलग से किंगडम हो तो बहुत ही अच्छा रहेगा, इसलिए हमें जरूरत थी एक तीसरे किंगडम को लाने की। इसके अलावा जो फंजाई होते हैं वो एनिमल्स और प्लांट्स दोनों से ही डिफरेंट होती है, यानी प्लांट्स की तरह इसमें क्लोरोफिल भी नहीं होता है और एनिमल्स की तरह भी ये नहीं होती है, तो इसको भी एक अलग से किंगडम की आवश्यकता है। इसको अगर हम एक अलग से किंगडम बना के वहां पर रख दें तो हमारे लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा। और यूग्लिना जो है इसके अंदर डुअल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, इसको ना आप प्लांटी में रख सकते हैं ना एनिमेलिया में रख सकते हैं, तो इसके लिए भी अगर हम थर्ड किंगडम कोई इंसर्ट कर दें तो हमारा काम थोड़ा आसान हो जाएगा और हमारा जो क्लासिफिकेशन है वो थोड़ा अप्रोप्रिएट हो जाएगा। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को लाया गया। ये इंट्रोड्यूस किया अर्नेस्ट हैकेल साहब ने, बहुत ही फेमस ये बायोलॉजिस्ट थे। इन्होंने एक नया किंगडम इंट्रोड्यूस किया, उसका नाम रखा इन्होंने किंगडम प्रोटिस्टा। यहाँ पर आपको याद रखना है ये जो सीक्वेंस में किंगडम्स आते रहेंगे और किन साइंटिस्ट ने उनको प्लेस किया है, उनको नई कैटेगरी बनाई है, नया किंगडम बनाया है, वो आपको ध्यान रखना है। यानी कि कैरोलस लिनस साहब ने कहा था कि अर्थ पर दो ही साम्राज्य फैले हुए हैं, प्लांट्स का या एनिमल्स का, लेकिन अर्नेस्ट हैकेल साहब ने कहा नहीं, एक और साम्राज्य है, वो साम्राज्य है प्रोटिस्टा का।
और प्रोटिस्टा को आप एक अलग किंगडम के रूप में ट्रीट करेंगे। अब उन्होंने किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर क्या किया, किन ऑर्गेनिज्म को उन्होंने रखा, जो ऑर्गेनिजम्स कंट्रोवर्शियल दिखाई दिए टू किंगडम क्लासिफिकेशन में, उन सबको इन्होंने प्रोटिस्टा में उठाकर रख दिया। यानी बैक्टीरिया कंफ्यूजन था हमारे लिए, फंजाई हमारे लिए कंफ्यूजन क्रिएट कर रही थी, और यूग्लिना और अमीबा और प्रोटोजोआ हमारे लिए कंफ्यूजन कर रहे थे। उन सबको इन्होंने एक किंगडम बना दिया, किंगडम प्रोटिस्टा, और उसके अंदर प्लेस कर दिया। अब रह गए प्लांटी के अंदर कौन, प्लांटी के अंदर रह गए यूकैरियोटिक ऑटोट्रोफिक ऑर्गेनिजम्स, और एनिमेलिया के अंदर रहेंगे यूट्रोफिक हेटरोट्रोफिक ऑर्गेनिजम्स, यानी जो अपना फूड खुद सिंथेसाइज कर लें और जिनकी सेल यूकैरियोटिक टाइप की हो वो हो जाए प्लांटी, जो अपना फूड सिंथेसाइज ना कर सके लेकिन उनकी सेल यूकैरियोटिक टाइप हो वो हो गए एनिमेलिया। इस तरह से ये इन्होंने बना दिया। और तीसरा जो किंगडम इन्होंने इंसर्ट किया वो था किंगडम प्रोटिस्टा। इसके अंदर उन्होंने सारे माइक्रोब्स, फंजाई को भी इसमें रख दिया, कुछ फंजाई यूनिसेलुलर भी होती है, बैक्टीरिया यहाँ पर प्रोकैरियोट्स है तो इन्होंने इनको यहाँ पे भी रख दिया, प्रोटोजोआ यानी अमीबा, यूग्लिना, सबको इन्होंने एक थर्ड किंगडम, जो नया किंगडम इन्होंने इंसर्ट किया प्रोटिस्टा, उसके अंदर रख दिया। इस तरह से लिविंग वर्ल्ड में अब 3 किंगडम हो गए, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमेलिया। अब ये भी फेल साबित हुआ, कुछ दिनों बाद इसको भी हटाया गया। इसमें प्रॉब्लम की सबसे ज्यादा बैक्टीरिया ने, बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक होता है लेकिन जो प्रोटोजोआ होते हैं वो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यानी प्रोटोजोआ यानी कि अमीबा वगैरह, अमीबा हो गया, यूग्लिना हो गया, यूग्लिना अभी आपने पढ़ा, इसके पास ड्यूअल कैरेक्टर्स हैं। ये दोनों के दोनों जो ऑर्गेनिजम्स है ये यूकैरियोटिक सेल्स इनकी होती है, लेकिन जो बैक्टीरिया होता है बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक होता है। अब फिर से वही प्रॉब्लम आ गई, एक यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक को आप एक साथ कैसे रख सकते हैं। इस समस्या का समाधान करने के लिए 4th किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम लाया गया, जिसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। अभी हम आज के वीडियो लेक्चर को समराइज करते हैं। आज के वीडियो लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने पढ़ा कैरोलस लिनस ने क्लासिफिकेशन सिस्टम स्टार्ट किया। उन्होंने 2 किंगडम्स में लिविंग वर्ल्ड में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनको डिवाइड कर दिया। उन्होंने 2 किंगडम्स कौन कौन सी बनाई, पहली किंगडम उन्होंने बनाई किंगडम प्लांटी और दूसरी किंगडम उन्होंने बनाई किंगडम एनिमेलिया। प्लांटी के अंदर सारे प्लांट्स रख दिए और एनिमेलिया के अंदर सारे एनिमल्स रख दिए। प्लांटी के अंदर ही उन्होंने बैक्टीरिया, फंजाई को प्लेस किया क्योंकि इनके पास सेल वॉल प्रेजेंट थी, और प्रोटोजोआ और स्पंज वगैरह को इन्होंने किंगडम एनिमेलिया में रखा क्योंकि इनके पास सेल वॉल नहीं थी। प्लांटी के अंदर सारे बड़े साइज के प्लांट्स और बैक्टीरिया और फंजाई भी थे। एनिमेलिया के अंदर सारे बड़े साइज के एनिमल्स, प्रोटोजोआ और स्पंज वगैरह भी थे। और यूग्लिना जो था, क्योंकि इसके पास दोनों टाइप के कैरेक्टर्स थे, इसको इन्होंने दोनों ही किंगडम्स में जगह दे दी। लेकिन बैक्टीरिया क्योंकि प्रोकैरियोटिक होता है, यूनिसेलुलर होता है, और फंजाई यूकैरियोटिक या प्रोकैरियोटिक हो सकती है लेकिन हेटरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इसका होता है, और यूग्लिना में दोनों मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं। इनकी वजह से इन लोगों ने यहाँ पर कंट्रोवर्सी क्रिएट की। इन्होंने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन को डाउटफुल बना दिया। इनकी समस्या का समाधान किया अर्नेस्ट हैकेल साहब ने। उन्होंने एक तीसरा किंगडम बनाया, किंगडम प्रोटिस्टा, और किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर उन्होंने बैक्टीरिया, फंजाई, यूग्लिना, प्रोटोजोआ वगैरह को प्लेस कर दिया। अब ये चीज आपको याद रखनी है कि प्रोटिस्टा में अर्नेस्ट हैकेल ने किन किन ऑर्गेनिज्म को रखा था। ये याद रखने के लिए आपको 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम अच्छे से पता होना चाहिए। अब ये सिस्टम भी बैक्टीरिया की पोजीशन की वजह से ज्यादा दिन अप्रूव नहीं हुआ, और इसके बाद में आया 4 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। आई होप आज के वीडियो लेक्चर में आपने 2 किंगडम और 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को अच्छे से समझ लिया होगा। अगर कोई आपको डाउट है, कोई चीज आपको समझ नहीं आ रही है, तो आप अपना क्वेश्चन पूछिएगा, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। अब मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, जिसमें हम पढ़ेंगे 4 किंगडम क्लासिफिकेशन, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन और 6 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम्स को। तब तक आप अच्छे से मेहनत करिए और मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।